नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने जैसा कल पियाजे के कुछ संप्रत्यय जैसे अनुकूलन, समायोजन, समाविष्टीकरण इत्यादि कम से कम 5 से 6 पॉइंट पर चर्चा कर लिया गया था। अभी उनके कई महत्वपूर्ण संप्रत्यय बाकी हैं जिस पे हम लोग समय जाया न करते हुए अन्य संपूर्ण संप्रत्ययों पर चर्चा करते हैं। आप लोग यदि मेरे साथ लिखना चाहें तो मैं बहुत ही आराम से इस पर चर्चा करूंगा, आप लोग लिख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जैसे वीडियो ख़त्म होती है आप जाएंगे सार्थक टीचर एकेडमी पे तो इसका पूरा PDF और हमारे जो एक व्हाट्सएप चैनल है सार्थक टीचर एकेडमी, इसको भी फॉलो करिए। इस पर भी आपको PDF प्रैक्टिस, जैसे आज आप देखेंगे तो साइंस के 60 प्रश्नोत्तरी सीटेट जूनियर का मैंने उस पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जा करके उस पर अपना टेस्ट दीजिए और अपने आप को आंकिए कि आपके कितने नंबर सही होते हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम पियाजे का जो नेक्स्ट संप्रत्यय है उस पर चर्चा करते हैं। केंद्रण। पियाजे जी ने बताया कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के केवल एक पक्ष पर ध्यान न देकर उसके बारे में केवल एक पक्ष पर ध्यान देकर उसके बारे में तर्क प्रस्तुत करना केंद्रण कहलाएगा। कोई भी वस्तु होगा उसका अनेक पक्ष न देखें बल्कि केवल एक पक्ष जब देखेंगे और उसी पर हम कोई अपने विचार को, अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे तो वह चीज हमारा केंद्र कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी केवल शारीरिक पक्ष पर ध्यान देकर व्यक्तित्व को परिभाषित कर देना कि वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या विसंगतियां हैं उसको हम नहीं देख रहे हैं। केवल देखते ही केवल एक पक्ष को हमने देखा, उसी पे तर्क कर देना, उसी तर्क के आधार पर किसी चीज को परिभाषित कर देना, ये हमारा केंद्रण कहलाएगा। अब केंद्रण के बाद होता है विकेंद्रण। इसमें जस्ट उसका केंद्रण का विपरीत होगा कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विभिन्न पक्ष पर ध्यान देकर उसके बारे में अपनी राय, अपने विचार, अपने तर्क को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वह विकेंद्रण कहलाएगा। जैसे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम परिभाषित करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह विकेंद्रण कहलाएगा। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विभिन्न पक्ष पर ध्यान देकर उसके बारे में तर्क प्रस्तुत करना विकेंद्रण कहलाएगा। और किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के केवल एक पक्ष पर जब ध्यान दे करके हम उसके बारे में तर्क प्रस्तुत करेंगे तो केंद्रण कहलाएगा। हमें तो अब नहीं लगता कि केंद्रण और विकेंद्रण में आप लोगों को कोई समस्या आएगी। जब कहीं किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के एक चीज पे हम ध्यान देंगे, उसी पे हम अपना उसी चीज को तर्क देकर परिभाषित करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, केंद्रण। और जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विभिन्न पक्ष पर जब ध्यान देंगे, उसके बारे में तर्क प्रस्तुत करेंगे तो हमारा विकेंद्रण कहलाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए कि एक बालक किसी वस्तु को देखकर केवल उसके रंग पर ज्यादा ध्यान देता है तो वह संप्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केंद्रण, विकेंद्रण, स्कीमा, संगठन। क्वेश्चन को देखिए कि एक बालक किसी वस्तु को देखकर केवल उसके रंग पर अर्थात केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तो यह केंद्रण कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट संप्रत्यय आते हैं संरक्षण। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन इसको इंग्लिश में बोलेंगे। किसी वस्तु के लंबाई, भार, आयतन, मात्रा, आकार आदि में जब कुछ जोड़ा व घटाया न जाए तो उस वस्तु का वास्तविक गुण वही रहता है अथवा संरक्षित रहता है, जिसे संरक्षण कहेंगे। अर्थात किसी वस्तु के लंबाई, भार, आयतन, मात्रा, आकार में जब कोई कुछ जोड़ा वो घटाया न जाए बल्कि उस वस्तु का वास्तविक गुण वही रहता है तो उसको हम संरक्षण कहेंगे। जैसे हम 500 ग्राम मिट्टी से 2 प्रकार की वस्तु अलग अलग प्रकार की बनाते हैं पर मिट्टी की मात्रा समान है, मिट्टी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है। भले वस्तु का वह भार या आकार भिन्न भिन्न हो सकता है, कोई मिट्टी में अलग अलग ग्लास बना दिया उतनी मिट्टी में, कोई उतनी मिट्टी में सड़क बना दिया, कोई उसी मिट्टी में कोई खिलौना बना दिया, लेकिन मिट्टी का भार उतना ही है, लेकिन उसका आकार मतलब आकार में, आयतन में जोड़ा और घटाया कुछ नहीं जा रहा है तो अब क्या, वह संरक्षण कहलाएगा। किसी वस्तु में जब कुछ जोड़ा या घटाया न जाए, उस वस्तु का वास्तविक गुण संरक्षित रहता है तो वह प्रक्रिया संरक्षण कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट संप्रत्यय है स्कीम्स। व्यवहारों का सार्थक पैटर्न,
जिसे बार बार दोहराया जाए और वह हमारे साथ घुल मिल जाता है। कोई भी व्यवहारों का ऐसा सार्थक पड़ता है पैटर्न जिसे हम बार बार दोहराते हैं, वो हमारे साथ क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, हमारे अभ्यास में हो जाता है, वही स्कीम कहलाता है। जैसे बालक छोटा बच्चा होता है, शुरुआत में क्या होता है, वो बटन जब अपनी बंद करता है तो आराम से ऐसे देखिए, आप लोग एक बटन को देखेगा, उसके घेरेगा, तब वो बटन लगाएगा। लेकिन जब कई दिन बीत जाते हैं तो बगैर देखे चलता रहेगा, वो अपनी बटन स्वयं से लगा लेता है। तो यही पैटर्न जो होता है, जो व्यवहारों का वह सार्थक पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाए, बाद में वही अभ्यास में हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, स्कीम कहलाता है। फिर एक संप्रत्यय नेक्स्ट है वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। किसी वस्तु का काल्पनिक चित्र बनाना, किसी वस्तु का काल्पनिक चित्र बनाना हमारा वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। जैसे कोई बालक है और छोटा बच्चा है, उसको हम कोई खिलौना बच्चे को पहले दिखाते हैं, फिर उसे कहीं बिस्तर में छिपा देते हैं, और बच्चा क्या होता है, उसके मन में क्या है, उस खिलौने के प्रति क्या है, वस्तु अस्थायित्व, उसका काल्पनिक चित्र बन गया। जैसे बंदूक है या गुड़िया है या गुड्डा है, हम उसको पहले दिखाएं और बाद में उसको तकिया के नीचे, बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं, तो क्या हुआ, उसका वस्तु अस्थायित्व उसके क्या है, बच्चे के दिमाग में बन गया कि नहीं, बंदूक काली थी, ऐसी थी, मेरा गुड्डा या मेरा गुड़िया ऐसा था। वो इधर उधर ढूंढेगा, फिर जैसे तकिया और गद्दे के नीचे देखेगा तो उसको मिल जाएगा। तो यह किसी वस्तु का जो काल्पनिक चित्र बच्चा अपने दिमाग में बना लेता है, अपने स्कीमा में फिट कर लेता है, वही उसका वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। अभी आज हम लोग दो संप्रत्यय और पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पियाजे का। अहम केंद्रित, ईगो सेंटरिज्म, जिसको आत्म केंद्रिता या अहम केंद्रिता कहेंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है, वह दूसरे की अपेक्षा स्वयं के विचारों को अधिक महत्व देता है, वही क्या होता है, अहम केंद्रित कहलाता है। दूसरों के विचारों की अपेक्षा स्वयं के विचारों को जब वह ज्यादा महत्व देता है बालक, तो क्या कहलाता है, अहम केंद्रित कहलाता है। जैसे कोई बालक यह तर्क देता है कि यदि यह कार्य मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर पाएगा, तो क्या है, वो अपने मतलब यदि मैं नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात वह स्वयं के विचारों को अधिक महत्व देगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, अहम केंद्रिता कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट संप्रत्यय कार्य कारण प्रभाव। कार्य कारण प्रभाव, जब बालक कार्य और कारण के बीच में कोई संबंध निकाल लेता है, जैसे जब बालक कार्य और कारण के बीच में कोई संबंध ढूंढ लेगा, कोई संबंध निकाल लेगा, तो उसी को हम कार्य कारण प्रभाव कहते हैं। जैसे कह देते हैं कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, बच्चा छत पे कपड़ा डाला, धूप हुई है, तो उसने क्या है, कारण क्या निकाला कि ये धूप है इसलिए कपड़ा जल्दी सूख गया, और उसने देखा कि आसमान में बादल हैं इसलिए बरसात हुई। बरसात क्यों हुई, क्योंकि आसमान में बादल हैं। तो कार्य कारण प्रभाव, जब बालक कार्य और कारण के बीच में संबंध को कोई ढूंढ लेगा, संबंध निकाल लेगा, तो हम क्या हो जाएगा, कार्य कारण प्रभाव कहलाएगा। तो आज हम लोगों ने केंद्रण, विकेंद्रण, स्कीम, संरक्षण, वस्तु अस्थायित्व, अहम केंद्रिता, कार्य कारण प्रभाव को अच्छे तरीके से समझा, पढ़ा, चर्चा किया है। और इसका पीडीएफ भी मैं आपके सार्थक टीचर एकेडमी चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नंबर है 9984410842। इसको आप देखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, फॉलो करिए और अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए। कल हम आपसे जुड़ेंगे और आपको, क्योंकि सीटेट में आप सीडीपी में या ईवीएस में या पर्यावरण में या मैथ में कोई भी आप देखते होंगे, आपके 25 प्रश्न नंबर या 25 तक आप तभी पहुंचेंगे, 25 नंबर तक तभी आप पहुंचेंगे जब आप कथन कारण क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। तो कथन कारण की कल मैट्रिक्स सहित आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप बिल्कुल देखते ही कथन कारण क्वेश्चन को झटके में, एक झटके में देखते ही सही कर लेंगे, और आपके नंबर हर सब्जेक्ट में 25 प्लस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग
हमसे जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सार्थक टीचर एकेडमी को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सगे संबंधियों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए, जिससे सभी लोग आने वाले 6 सितंबर की परीक्षा में इसका अधिक से अधिक लाभ से ले सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।